Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Have you ever wondered how industries manage to get almost 100% product yield from reactions that are reversible? So, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो और इक्विलिब्रियम पर हो तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे हासिल करती हैं? So let's discuss today's topic 6.3, changing the physical condition of a chemical reaction. So basically क्या हो रहा है कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और वो रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है, सो इट रिमेन्स इन दैट स्टेट अनलेस इट इज़ डिस्टर्ब्ड. सो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा होता है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस है ना वो कंटिन्यू होते हैं एट द इक्वल रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट. इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अमाउंट है ना वो सेम होती है, फिक्स्ड होती है. अगर हम कोई एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करते हैं ना तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है टू रिस्टोर दिस बैलेंस. अब डिस्कस करते हैं वेज को टू डिस्टर्ब आ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्टर्ब करने के क्या तरीके हैं. अगर हम रिमूव करते हैं ना रिएक्टेंट्स को तो उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे और रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा. अगर हम प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देते हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा एंड रिवर्सिबल रिएक्शन का जो साइकिल चल रहा होता है ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा. अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो भी रिएक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा. अगर हम कोई कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एंड अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स नहीं बन सकेंगे. और अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो भी जो रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अब यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसके रिजल्ट में अमोनिया बना एंड अमोनिया बनाने के लिए जो रिएक्शन कंडीशंस की ज़रूरत है उसमें 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आयरन कैटलिस्ट एंड 200 एटीएम प्रेशर जो है ना, ये जो कंडीशंस हैं ये इस रिएक्शन को होने के लिए ज़रूरी हैं. दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड कैन अटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल है एंड रीच डायनामिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन. अब अगर हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की अमाउंट को चेंज करते हैं तो क्या होता है. इसी रिएक्शन को लेकर चलते हैं. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के रिएक्ट करने से हमारे पास अमोनिया बन रहा है. अगर हम ऐड करते हैं कोई रिएक्टेंट, लाइक नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है तो हमने रिएक्टेंट को ऐड किया. अब कंसंट्रेशन अगर हम नाइट्रोजन की इंक्रीज करते हैं, यानी नाइट्रोजन की जो अमाउंट है ना उसको बढ़ा दें, तो भी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अब रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. इस केस में क्या होगा कि जो अमोनिया है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव कर दे, हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनी है वो है अमोनिया. अगर हम अमोनिया को ही रिमूव कर दे तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा. कंसंट्रेशन अमोनिया की जैसे जैसे डिक्रीज होगी तो इस केस में भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. अब रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया. इस केस में क्या हो रहा है, रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड, जिसके रिजल्ट में अमोनिया ज़्यादा बन रहा है. न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम बिफोर. अब न्यू इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड एंड इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है ना रिमेन कांस्टेंट बट मे डिफर फ्रॉम अर्लियर वैल्यूज़. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. बेसिकली अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं ना या प्रोडक्ट को रिमूव कर दे तो सिस्टम उसे बैलेंस करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट कर देता है जस्ट टू बैलेंस. अब यहीं में हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ एक्सोथर्मिक, यानी जब हमारे पास अमोनिया बनता है ना तो इस केस में हीट रिलीज होती है. तो ये जो रिएक्शन है ना ये एक्सोथर्मिक होता है एंड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है. हीट क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन अगर इसका होगा तो उसमें हीट फिर एब्जॉर्ब होगी. रिवर्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, हीट इंक्रीज इन द सिस्टम.
टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो हीट जो है ना सिस्टम में वो इंक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड मोर रिएक्टेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। यानी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनना शुरू होंगे एंड अमोनिया फॉर्मेशन डिक्रीजेस, यानी अब रिएक्टेंट्स ज़्यादा बन रहे हैं तो प्रोडक्ट्स कम बनना शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हीट इंक्रीज and as a result system tries to absorb it and equilibrium shift backward and less ammonia is produced and more reactants produced. सो नेक्स्ट हम थर्ड चीज़ डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहीं पे अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ना तो सिस्टम उल्टा हो जाएगा, सिस्टम ट्राइज टू प्रोड्यूस हीट एंड जो इक्विलिब्रियम है ना वो शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर अमोनिया कम बन रहा था तो यहाँ पर अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड रिएक्टेंट्स जो है ना वो कम प्रोड्यूस होंगे। So equilibrium shift forward and more ammonia is produced. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो इस केस में क्या इफ़ेक्ट होगा। सो प्रेशर इफेक्ट रिएक्शन ओनली व्हेन द नंबर ऑफ गैस मोल्स चेंज। जब ना गैस मोल्स चेंज होते हैं ना, नंबर ऑफ गैस मोल्स, सो इस केस में क्या होता है कि प्रेशर पे इफ़ेक्ट आता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि जितने मोल्स में हमने रिएक्टेंट्स यूज़ किए उतने मोल्स में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, तो यहाँ पर मोल्स इक्वल नहीं होते। अमोनिया के केस में क्या अगर हम डिस्कस करें, सो 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स गैस यूज़ हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो टोटल 4 मोल्स रिएक्टेंट के केस में यूज़ हो रहे हैं। इसके रिजल्ट में 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं अमोनिया। तो यहाँ पर मोल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। सो बेसिकली अगर हम प्रेशर को बढ़ा देना तो क्या होगा कि सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स साइड विद फीवर मोल्स, यानी कि सिस्टम उस साइड में शिफ्ट होगा जहाँ पर मोल्स की अमाउंट कम है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम जो है वो शिफ्ट होगा प्रोडक्ट की साइड पे। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड, यहाँ पर जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन की साइड पे एंड इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिक्रीजिंग प्रेशर को देखें तो यहाँ पर जो सिस्टम है ये शिफ्ट होगा टूवर्ड्स दैट साइड जहाँ पर मोल्स की अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट्स की साइड पे, और यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन जो है ना उसको ज़्यादा फेवर किया जाएगा और अमोनिया की जो कंसनट्रेशन है यहाँ पर कम प्रोड्यूस, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स की साइड पे शिफ्ट हो जाएगा सिस्टम। सो गैस का प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम कम मोल वाली साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी तरह का कोई कैटलिस्ट डालते हैं तो उससे रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसका रेट इंक्रीज़ करता है। सो इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल होता है, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो सेम होती है। सो डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं ना तो इससे क्या होता है कि ये चेंज नहीं करता इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। सो कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ बोथ रिएक्शन इक्वली, यानी कैटलिस्ट क्या करेगा, ये दोनों साइड्स का जो स्पीड है ना उसको इक्वली इंक्रीज करेगा एंड इट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इट ओनली डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, यानी कि जो टाइम चाहिए ना किसी भी रिएक्टेंट्स को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, तो उस टाइम को कैटलिस्ट कम कर देता है। सो कैटलिस्ट जस्ट स्पीड अप करने का काम करता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोराइड गैस में चेंज हो गया। सो दिस इज़ अ रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी 1 मोल रिएक्टेंट का यूज़ हुआ है, इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन गए एंड ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है, यानी इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। सो अगर हम गैस मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या होगा। कंप्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इस केस में क्या होगा।
अभी हमने सीखा है कि अगर मोल्स ज़्यादा, जिस साइड पे मोल्स ज़्यादा होंगे उस साइड पे जो है वो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं ना तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस साइड पर जहाँ पर मोल्स कम है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा जहाँ पर मोल्स कम है, सॉरी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स की साइड पे कम है। लेफ्ट साइड हैज़ 1 मोल एंड राइट साइड हैज़ 2 मोल्स, बिकॉज यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अगर वहीं हम प्रेशर को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा जहाँ पर मोल्स ज़्यादा है। इस केस में हमने प्रेशर जो है वो बढ़ाया है। प्रेशर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसके रिजल्ट में इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा जहाँ पर हमारे पास जो मोल्स है ना वो कम है। यहाँ पर मोल्स हमारे रिएक्टेंट्स की साइड पे कम है। देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड मोर PCl5 इज फॉर्म्ड एंड डिकम्पोजिशन जो है वो डिक्रीज होती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। what will happen if chlorine gas is added to the equilibrium mixture? अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो क्या होगा? अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं ना तो एडिंग क्लोरीन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड करेंगे ना तो इसके रिजल्ट में जो हमारी प्रोडक्ट है ना उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। और इसके रिजल्ट में अभी हमने अगर हम कोई भी चीज़ ऐड या रिमूव करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होगी, क्लोरीन गैस हमने ऐड किए तो प्रोडक्ट तो ज़्यादा बन रही है लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। सिस्टम शिफ्ट होता है टू रिमूव द एडिड क्लोरीन, सिस्टम शिफ्ट बैकवर्ड एंड इसके रिजल्ट में क्या होगा कि सिस्टम शिफ्ट टू रिमूव द एडिड क्लोरीन एंड सिस्टम शिफ्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में और इसके रिजल्ट में PCl5 जो है ना ये ज़्यादा बनेगा और कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट अगेन एट द न्यू इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन यहाँ पर भी कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड होगी एट द न्यू इक्विलिब्रियम। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगर हम व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक एंड अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इस केस में जो है ना हीट एब्जॉर्ब होगी और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड PCl3 एंड Cl2 इनकी जो अमाउंट है ना प्रोडक्ट्स की ये ज़्यादा बनेंगे और डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेज, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा बनेगी एंड इस केस में क्या होगा रिएक्टेंट्स जो है ना वो डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अमोनिया इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया। अमोनिया को यूज़ किया जाता है यूरिया बनाने के लिए जो कि एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है एंड अमोनिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस यूरिया। हैबर प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, इसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया बन रहा है। दिस इज़ अ सिंपल रिएक्शन। अमोनिया गैस जो है ना ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है टू लिक्विड अमोनिया में, यानी अमोनिया गैस हमारे पास बनी है ना ये इजीली चेंज होगी लिक्विड अमोनिया में। अमोनिया गैस इज़ इजीली लिक्विफाइड। अब क्या हो रहा है कि जब अमोनिया को हमने रिमूव किया ना बाय लिक्विफेक्शन and it is withdrawn from the reaction mixture. Removing the product shift the equilibrium in the forward direction. अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को रिमूव किया है, प्रोडक्ट को रिमूव किया तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट 100% कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इनटू द अमोनिया इज अचीव्ड इन द इंडस्ट्री, यानी कि फिर हमें 100% जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हमें फिर अमोनिया मिल जाता है। फार्मर गेट फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एथेनॉल ने रिएक्ट किया एसिडिक एसिड के साथ
और हमारे पास इथाइल एसीटेट बना और वाटर बना, ये दो चीज़ें हमारी प्रोडक्ट हैं। सो ये जो रिएक्शन है ना, ये हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है। इसको हम एज अ कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। सो कमर्शियली इंपॉर्टेंट एज अ पेंट थिनर, सॉल्वेंट, नेल पॉलिश रिमूवर, इसको हम यूज़ करते हैं। एंड ये जो रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल होता है। सो ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज एज अ थिनर इन द पेंट इंडस्ट्री, नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। सो बेटर यील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वाटर एज इट फॉर्म। सो इंक्रीज, अगर हम यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, सो रिमूव वाटर कंटिन्यूसली एंड एज अ रिजल्ट जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट हो जाता है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। सो सजेस्ट a suitable method to withdraw water from द रिएक्शन मिक्सचर, यानी रिमूव करना है, हटाना है, हमने निकालना है वाटर को इस रिएक्शन में से। सो क्या हम यूज़ करेंगे, किस तरह से वाटर को रिमूव करेंगे। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ इथाइल एसीटेट, हमने जो यील्ड है ना, जो प्रोडक्ट बनी है ना इथाइल एसीटेट की, उसको इंक्रीज करना है और वाटर को रिमूव करना है कंटिन्यूसली फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। सो सुटेबल मेथड इज़ यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर को रिमूव करने के लिए हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। सो सच एज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन में से। सो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को एंड रिमूव होता है जब वाटर, तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट इथाइल एसीटेट इज प्रोड्यूस, हमारे पास इथाइल एसीटेट बन जाता है विदाउट वाटर। सो एक तो ये तरीका हो गया कि इस तरह से हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ करते हुए वाटर को रिमूव कर सकते हैं। सो दूसरा तरीका क्या होगा कि हमने डिस्टिलेशन मेथड यूज़ किया, इससे भी हम रिमूव कर सकते हैं वाटर को। सो कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ वाटर डिराइव द रिएक्शन टूवर्ड्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन and withdrawing of water increase the yield of ethyl acetate according to the Le Chatelier principle। सो दो तरीके हैं जिनको यूज़ करते हुए हम रिमूव कर सकते हैं वाटर को एंड इसके रिजल्ट में मोर इथाइल एसीटेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो प्रोडक्ट है वाटर, इसको रिमूव करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है और यील्ड बढ़ जाती है, यील्ड इस केस में इंक्रीज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।